हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशनल हब। सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी पीसीएल TG2 एंड सीजीएल के एग्जाम में जो आपका कंप्यूटर का एक पोर्शन है उससे एक दो प्रश्न और TG2 में आपके 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। तो उन्हीं कंप्यूटर के प्रश्नों को आज मैं आप लोगों के साथ साझा करने आया हूँ। आप देखिएगा इन 50 क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको आपकी तैयारी में कितना ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो स्क्रीन पे आपकी आ चुका है। लिखा है MS वर्ड निम्न में से किसका उदाहरण है? क्या आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, या फ्रेंड्स प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण है, या वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, या इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, आपको सबको पता होगा MS वर्ड के बारे में कि MS वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक आपका ये प्रोग्राम है और इसमें हम लोगों का जो मुख्यतः काम का क्या होता है वो डॉक्यूमेंट बनाने का होता है। यानी जितनी हम लोगों के डॉक्यूमेंट फाइल्स बनती हैं वो मोस्टली आपको MS वर्ड पे मिलती हैं। इसको हम लोग एक दूसरे के नाम से विनवर्ड के नाम से भी जानते हैं। यानी जब आप विंडो R की बटन अपने में दबाएंगे, यानी विंडो प्लस R, इस शॉर्टकट की को आप जब प्रेस करोगे तो एक रन का आइटम खुलेगा। रन आइटम में जब आप विनवर्ड प्रेस करोगे तो आपका MS वर्ड खुल जाएगा। तो हमसे पूछा है MS वर्ड क्या है? क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है? तो आप सब लोगों को सबको पता होगा कि MS वर्ड जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का आपका ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी एप्लीकेशन है, एक प्रकार का ऐप है जिसको हम लोग बोलते हैं ना फोन में, एक प्रकार क्या है फ्रेंड्स, ऐप है। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। सी शॉर्टकट की में जाने के लिए विंडो R दबाएंगे और उसमें टाइप करेंगे विन वर्ड, तो हमारा आपको देखने को मिल जाएगा MS वर्ड। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, एंड टू एंड प्रोग्राम के लिए बनाया जाता है। ये एक प्रोग्रामों का समूह होता है। इसके बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, अकाउंटिंग एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट, मीडिया प्लेयर, फाइल व्यूअर, सिमुलेटर, कसम गेम, फोटो एडिटर आदि। यानी जितने भी आपके आप देखते हैं ना ऐप, जैसे आप अगर मोबाइल की बात करोगे तो उसमें अपना व्हाट्सएप आता है फ्रेंड्स, टेलीग्राम आता है, यूट्यूब है। तो दीज आर क्या है, ये सभी आपके ऐप हैं जिनको हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो आपका MS वर्ड है फ्रेंड, ये भी एक प्रकार का आपका ऐप है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो C फॉर कैट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है? MS एक्सेल, एडोब रीडर, MS पावर पॉइंट, या MS वर्ड? तो ये दिखा, जब फ्रेंड आप लोगों ने सुना होगा वर्कबुक, जब आप काम करते हो अपने एक्सेल पे, किस पे काम करते हो फ्रेंड्स? एक्सेल पे काम करते हो तो दो वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे। एक होता है वर्कशीट, ये होता है फ्रेंड वर्कशीट, और दूसरा आता है आपका वर्कबुक। तो ये दोनों जो फ्रेंड्स आपके टर्म संबंधित हैं, ये आपके एक्सेल से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, MS एक्सेल, MS का मतलब फ्रेंड्स आपका माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेल का मतलब एक्सेल। एक्सेल आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो, देखेंगे आप लोग, जो आपकी MDM की जो शीट्स बनती हैं, मिड डे मील की जो शीट्स बनती हैं, ऐसे ऐसे करके इसमें लाइनिंग बनी होती है। यानी जो आप देखते हो ना कि टैली वगैरह जो वर्क सीखा जाता है वो पहले, उससे पहले आपको एक्सेल सीखना ही पड़ता है। तो एक वर्कबुक जो होता है वो एक्सेल फाइल के लिए अन्य नाम है। यानी जब आप एक्सेल शुरू करते हो तो स्क्रैच से एक्सेल वर्कबुक बनाने के लिए आपको ब्लैक वर्कबुक पे जाना पड़ता है। तो इतनी आप बात ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो A हो जाएगा, MS एक्सेल। और वर्कशीट भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वर्कबुक और वर्कशीट दोनों आपका MS एक्सेल में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, एक डैश कंप्यूटर नेटवर्क पर केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। वो क्या है? क्या वेब सर्वर है, क्या वो एप्लीकेशन सर्वर है, क्या वो प्रिंट सर्वर है, क्या वो फाइल सर्वर है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा D, फाइल सर्वर है। यानी यहाँ पे अगर आप फाइल सर्वर पुट कर दोगे अपना, तो आपका ये क्वेश्चन आपका पूरा फिल हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप अगर फाइल सर्वर यानी ये है क्या लिखा है फ्रेंड्स, एक फाइल सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता
तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। अब जरा फाइल सर्वर के बारे में समझिए। फाइल सर्वर उपयोगकर्ता को आंतरिक डेटा मीडिया पर फाइलों के लिए एक अन्य केंद्रीय भंडारण स्थान प्रदान करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक अन्य, यानी आपको दूसरा जो आपका स्टोरेज है वो ये देता है। कौन? फाइल सर्वर। ये चीज ध्यान रखिएगा, फाइल सर्वर देता है जो सभी के लिए है, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये सभी के लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। जैसे आप मान लीजिए कोई विशेष फाइल सिस्टम के लिए डिजाइन करते हैं तो उसे कोई भी मिटा सकता है, तो बाद में आप उस फाइल को दोबारा अपने रिसाइकल बिन से आप दोबारा ला सकते हो। ये काम किसका है फ्रेंड्स? आपका फाइल सर्वर का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो डी फॉर डॉग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है किस चीज में? जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, या अन्य कंप्यूटर हैक करने में। तो देखो फ्रेंड्स, बोला गया ना साक्षर। साक्षर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? साक्षर का मतलब आप लोगों को पता होगा कि वह व्यक्ति जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, यानी साक्षर जो होता है जो पढ़ा लिखा हो। क्या हो फ्रेंड्स? वो पढ़ा लिखा हो, यानी जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता है उसे हम लोग साक्षर की श्रेणी में डालते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर साक्षर में, यानी जो आपके जरूरत का काम कर ले। नहीं कहा जाता कि भाई आपको अगर अपना कंप्यूटर चलाना आता है, अगर आप अपना कंप्यूटर चलाना जानते हो कि कंप्यूटर कैसे चलता है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको पता है, तो आपको कंप्यूटर के बारे में जानकर्ता यानी साक्षर बोला जा सकता है। अर्थात आप अपनी जो जरूरतें की चीजें हैं वो पूरी कर सकते हो। अब एंटीवायरस बनाना, प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर हैक करना, ये सभी हाई लेवल हो गए। ये कैसे फ्रेंड्स हैं? ये सभी आपके हाई लेवल हैं। जबकि यहाँ क्या पूछा गया? कंप्यूटर साक्षर। तो जो कंप्यूटर चला लेता है उसे हम लोग कंप्यूटर साक्षर की श्रेणी में रखते हैं। यानी आप अपने काम को करने में अगर सक्षम है तो आपको कंप्यूटर साक्षर बोला जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन, अभी तो हमने फ्रेंड्स पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की थी कि एप्लीकेशन होते क्या है। एप्लीकेशन जैसे कि आपको फोन में अगर बात करेंगे आप फ्रेंड्स, तो जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, जैसे आपका टेलीग्राम हो गया, जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, माफ कीजिएगा, जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया। तो ये सभी आपके क्या हैं? ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आप नीचे पट्टी पे देख सकते हो, टेलीग्राम बना है, फेसबुक बना है, इंस्टा बना है एंड आपका यूट्यूब बना है। तो ये सभी फ्रेंड्स आपके एप्लीकेशन है। तो एडोब फोटोशॉप, जिसपे मोस्टली आपके जो फोटो का काम होता है, देखिए लिखा भी है एडोब फोटोशॉप। तो एडोब फोटोशॉप में फोटो का मेन काम होता है आपका। अगर आप बात करोगे विंडोज 7 तो ये भी आपका एक एप्लीकेशन है। अगर आप बात करोगे MS वर्ड तो ये आपका एक एप्लीकेशन है। एवोस्ट एंटीवायरस ये भी आपका एक एप्लीकेशन है। लेकिन अगर आप बात करोगे विंडोज 7 का, तो विंडोज 7 एक एप्लीकेशन नहीं है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। विंडोज 7 जो है ये एक प्रकार का एप्लीकेशन ना होकर पूरी की पूरी विंडो है। पूरी की पूरी क्या है फ्रेंड्स? एक विंडो है, ध्यान रखिएगा। अब इस समय जो मौजूदा समय विंडो चल रही है वो 11 एंड 12 ये दोनों चल रही हैं। अभी तो 11 मार्केट में है, थोड़े दिन बाद आपको 12 भी देखने को मिल जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी फॉर बॉल हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखिए मैनुअल लाइन जो ब्रेक होती है वो आपके MS वर्ड में ही आपको देखने को मिलती है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा कि मैनुअल आपकी जो वो है लाइन, ये आपको MS वर्ड में ही देखने को मिलती है। तो इसमें जो आपके लाइन ब्रेक की जो शॉर्टकट की है उसने वही पूछी हुई। शॉर्टकट की आप लोगों को मोस्टली पता होगा। जैसे आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जैसे कॉपी की जो होती है वो CTRL यानी Ctrl+C। अगर कोई चीज आप कॉपी करो तो उसके बाद आपको पेस्ट करनी होती है तो उसके लिए होती है आपकी CTRL+V। अगर आप बात करते हो किसी चीज को हटाने के लिए, जिसको हम लोग अंडू कहते हैं, उसके लिए होती है फ्रेंड Ctrl+Z। तो ये आपकी सबसे ज्यादा यूज होने वाली होती हैं आपकी शॉर्टकट की। लेकिन हमसे यहाँ लाइन ब्रेक की जो शॉर्टकट पूछी है वो आपकी हो जाएगी फ्रेंड्स Shift+Enter, यानी ऑप्शन नंबर आपका C। जो Shift+Enter है ये आपकी लाइन ब्रेक की हो जाएगी। Shift+Enter दबाते ही आपका जो MS वर्ड में मैनुअल होता है वो लाइन ब्रेक हो जाएगा। लाइन ब्रेक जानते हो ना, लाइन आपकी अलग अलग हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो C। आप इन शॉर्टकट को भी ध्यान रखिएगा, Ctrl+C, Ctrl+V और Ctrl+Z। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप बात करेंगे स्पेस एंटर तो ये भी किसी प्रकार की आपकी जो ऑप्शन डी है ये शॉर्टकट की
नहीं होती है। अगर आप बात करेंगे आल्ट एंटर की, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, अगर मान लीजिए आप कुछ गलत लिख रहे हो, यानी आपकी जो वर्तनी है यानी उसको सही करने के लिए, स्पेलिंग्स को सही करने के लिए आपको आल्ट एंटर बटन दबाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला प्रश्न जो है हमारी स्क्रीन पे वो है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है? टेम्पररी मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज होता है, या हाई कैपेसिटी सीडी रोम होता है? फ्रेंड, जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है जिसको हम लोग HDD बोलते हैं, HDD जो हार्ड डिस्क होती है ये परमानेंट स्टोरेज होती है। ध्यान रखिएगा, परमानेंट होती है, यानी अगर आप हार्ड डिस्क में कोई चीज आपकी सेव करोगे तो वो आपकी तब तक सेव रहेगी जब तक आप उसको रफ नहीं कर देते हो। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये फिर ध्यान रखिएगा, पूछ दिया जाता है कभी कभी, हार्ड डिस्क ड्राइव इसका पूरा नाम होता है कि एक ऐसा डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हो। आप इसको बढ़ा और कम भी कर सकते हो। जब आप अपने कंप्यूटर पैनल को नीचे खोलेंगे तो वहां पे एक ऐसी इतनी बड़ी सी आपको देखने को मिलेगी, यहां से इसमें ऐसे करके इसमें तार लगा होता है। ये आपको जब देखोगे कंप्यूटर के नीचे आपको देखने को मिलेगी, आपकी HDD होती है। ठीक, ये HDD आपकी मोस्टली जो कंप्यूटर है अब इस समय 1 टेराबाइट पे ही आपको मिल जाते हैं। HDD के साथ में फ्रेंड आप लोगों को सुना होगा SSD भी लग के आ रही है। अगर फ्रेंड्स आप 512 MB की आप SSD ले लीजिए और 1 TB की आप 12 की GB की आप वो SSD ले लीजिए और 1 TB फ्रेंड्स आप HDD ले लीजिए, तो आपका कंप्यूटर सुपर फास्ट चलने लगेगा। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल काम के लिए आपको जो कंप्यूटर है वो सुपर फास्ट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है आपकी HDD। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने ब्राउजर में सहज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। यानी आप किसी भी पसंदीदा साइट पे एक्सेस करना चाहते हो अपने ब्राउजर से, ब्राउजर में आपने किसी भी साइट को आप क्या कर सकते हो, तुरंत जा सकते हो। बस एक काम आपको करना पड़ता है जिसको आप लोगों को नाम पता होगा, बुक मार्क। यानी आप अगर अपने ब्राउजर में किसी भी पेज को किसी भी साइट को जिस चीज को आप बुक मार्क कर लोगे, उस बुक मार्क होने के बाद में आपका जो पेज है उसमें आप सीधे जा सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी फॉर बॉल हो जाएगा। ये सभी लोगों ने किया भी होगा अपने अपने मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे एक्सटेंशन फ्रेंड्स क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे जब आप कोई भी मान लीजिए पावर पॉइंट पे काम करेंगे, पावर पॉइंट पे जब आप काम करोगे तो आप PPT बनाते हो ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसका जो होता है वो .ppt होता है, .ppt होता है। जैसे आप किसी भी चीज PDF को सेव करते हो तो उसका डॉक होता है, डॉक्यूमेंट होता है, ये PPT होता है। ठीक, एक्सेल की सेव करेंगे तो ऐड एक्सेल लिख के आता है लास्ट में उसका। तो ये आपके एक्सटेंशन यानी किस चीज में आपकी फाइल जो है वो सेव है। वही चीज अगर आप विंडो पे जब साउंड फाइल बनाते हो तो उसका जो एक्सटेंशन रहता है फ्रेंड्स वो आपका .web रहता है। ध्यान रखिएगा, ये .web है, .web, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? यानी हार्डवेयर क्या होता है पहले समझ लीजिए। कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जैसी चीजों को हम लोग छू सकते हैं, जैसे आपका मॉनिटर, जैसे कि आपका CPU, जैसे कि आपका माउस, यानी जिन चीजों को हम लोग टच कर सकते हैं। हार्ड का हम लोग जिनको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और सॉफ्ट जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आपके एप्लीकेशंस जितने भी होते हैं वो आपके सभी सॉफ्टवेयर होते हैं, और जितने भी आपकी मॉनिटर की बात करेंगे, माउस की बात करेंगे, CPU की बात करेंगे, कीबोर्ड की बात करेंगे, तो ये सभी फ्रेंड्स आपके क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। तो हमसे पूछा इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है, तो माउस को हम लोग टच कर सकते हैं, तो ये तो हार्डवेयर है। प्रिंटर को हम लोग टच कर सकते हैं, ये भी हार्डवेयर है। मॉनिटर को हम लोग टच कर सकते हैं, तो ये भी हार्डवेयर है। लेकिन एक्सेल को हम लोग टच नहीं कर सकते, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना फ्रेंड्स। ये आपका विंडोज पे चलने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपका रहता है सॉफ्ट में। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी फॉर डॉग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, कौन सा दूर संचार सेवा प्रदाता, यानी जो आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है, दिसंबर 2014 से VoIP
यानी ये फ्रेंड्स आपका लगा है। इंटरनेट के उपयोग के लिए अलग दर चार्ज करने की योजना बना रहा है, यानी अगर आप इंटरनेट यूज करते हो फास्ट वाला तो उसके लिए आपको अलग से कुछ रुपए देने पड़ेंगे। ऐसी योजना कौन बना रहा है? क्या टाटा डोकोमो बना रहा है, कि आइडिया सेलुलर बना रहा है, एयरटेल बना रहा है, वोडाफोन? तो इसका जो राइट फ्रेंड्स है वो ऑप्शन नंबर सी एयरटेल। एयरटेल एक ऐसी योजना दिसंबर 2014 में लेके आया था कि अगर आप इंटरनेट यूज करने वाली ग्राहक हो तो आपको थोड़ा सा पैसा अलग देना पड़ेगा अगर आपको वीआईपी इंटरनेट चाहिए, यानी वेरी फास्ट आपको जब इंटरनेट चाहिए होता है, अलग आपको चाहिए हो तो उसको एयरटेल को आपको अलग पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जियो ने आके क्या किया है, जियो ने आके इस चीज को पूरा फोड़ के रख दिया, पूरे मार्केट को में भौचाल मचा दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, मनुष्य के स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, यानी जो मनुष्य की स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में, यानी एक तरफ ह्यूमन की बात हो रही है, एक तरफ कंप्यूटर की बात हो रही है। एक तरफ ह्यूमन मेमोरी है, दूसरी तरफ कंप्यूटर मेमोरी है। इनमें से आप लोगों को पता होगा कि जो मनुष्य की मेमोरी होती है फ्रेंड्स वो आपको सबको पता है सामान्य होती है, जबकि आपके कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज्यादा उच्च होती है। तो मनुष्य की पूछी है तो मनुष्य की कैसी हो जाएगी मेमोरी? सामान्य हो जाएगी, जबकि कंप्यूटर की मेमोरी उच्च है। भाई कंप्यूटर तो एक मशीन है, मशीन में आप जितनी भी मेमोरी लगाना चाहोगे वो लगती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो मनुष्य की जो मेमोरी है वो कंप्यूटर की तुलना में आपके सामान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 नंबर फ्रेंड्स है वो हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? सीमित होती, असीमित होती है, सीमित होती है, निम्न होती है, उच्च होती है? तो फ्रेंड कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है। कैसे? मान लीजिए आप कभी कंप्यूटर लेके आ रहे हो तो उस कंप्यूटर में आपको जैसे मान लीजिए 4 GB आपको रैम मिल गई है, ठीक है, और 1 TB आपको HDD मिल गई, हार्ड डिस्क ड्राइव मिल गई। तो ये कैसा हो गया? लिमिट हो गया ना, लिमिट हो गया। अब 1 TB में आप 1.2 TB नहीं कर सकते, यानी कोई चीज इसमें इतना ज्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपका जैसे फोन है, आप अगर समझिए फोन की मेमोरी की लिमिट होती है ना, उसके बाद क्या कहता है आप अपने स्टोरेज को आप खाली करना शुरू कर दीजिए। तो जो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो भी कैसी होती है? सीमित होती है। क्षमता मतलब यहाँ पे स्टोरेज से पूछा जा रहा है, आपका ध्यान रखिएगा, गणना अड़ना से नहीं पूछा जा रहा, वो तो असीमित हो जाएगी। यहाँ पे क्षमता का मतलब उसका स्टोरेज कितना होता है, तो स्टोरेज आपका एक लिमिटेड ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निर्गम, इंटरनेट, निवेश या बाह्य स्मृति? यानी जो कार्य प्रणाली कंप्यूटर पूरा प्रोसेस करता है उनमें क्या शामिल नहीं है? तो कंप्यूटर के प्रोसेस में फ्रेंड्स इंटरनेट जो है वो शामिल नहीं है। इंटरनेट हम लोगों का एक बाह्य साधन है कंप्यूटर को चलाने के लिए। अब कहा जाए कंप्यूटर इसके बिना नहीं चल सकता, बिल्कुल चल सकता है। पहले जब इंटरनेट नहीं था तब भी तो कंप्यूटर था ना, कंप्यूटर काम करता था। इंटरनेट का काम है आपको बाहरी दुनिया से जोड़ना, बस इतना देना था ना। इंटरनेट का जो इतना काम है वो है आपको बाहरी दुनिया से जोड़ना, यानी आप बैठ के यहाँ से गूगल करिए, आपको अमेरिका की जानकारी मिल जाएगी, है ना। आप यहाँ से किसी की भी जानकारी गूगल के द्वारा निकाल सकते हैं, गूगल हो गया, याहू हो गया, ठीक है। तो आप किसी के द्वारा भी अपनी जानकारी निकाल सकते हैं। तो इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है आपके कार्य प्रणाली में, यानी जो पूरा जो प्रोसेस करता है उस प्रोसेस में आपको जरूरत नहीं होती है किसकी? इंटरनेट की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट या उपरोक्त सभी? तो कंप्यूटर जो पूरा काम करता है उस चीज को हम लोग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रोसेस कहते हैं। यानी एक आईपीओ साइकिल होती है फ्रेंड, उसी पे कंप्यूटर आपका कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्रोसेस, यानी पूरा एक प्रोसेस चलता है, उसी प्रोसेस को हम लोगों का कंप्यूटर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? यानी जो डाटा आपका निकल कर आता है, पूरा प्रोसेस जब हो जाती है, जब प्रोसेस हो जाती है, पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उस कंप्लीट प्रोसेस के बाद में जो आपको डाटा मिलता है, जो भी आपको डाटा मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको फ्रेंड्स कहते हैं हम लोग आउटपुट। क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। यानी उस प्रोसेस से पहले जो हम डाटा देते हैं उसको हम लोग इनपुट कहते हैं। इसी को हम लोगों ने क्या बताया था आपको? आईपीओ साइकिल बताया था। यानी पहले इनपुट दिया, इनपुट ने प्रोसेस किया और कंप्लीट होने के बाद हमको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ए हो जाएगा। यानी प्रोसेस डाटा को हम लोग अपना आउटपुट कहते हैं। ये आप आईपीओ साइकिल ध्यान रखिएगा, पहला इनपुट है, फिर प्रोसेस है और फिर आपका आउटपुट होता
है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के सभी भागों को बीच सामंजस्य स्थापित करता है? लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या उपरोक्त सभी? तो जो आपका फ्रेंड्स कंट्रोल यूनिट होता है, सीयू होता है, ये कंप्यूटर के सभी भागों को साथ अपना अटैचमेंट बनाए रखता है, जाके कंप्यूटर आपका सहजता से कार्य कर सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है ये आपकी गणितीय संक्रियाएं जितनी भी आप करते हो, उन गणितीय संक्रियाओं को करने में आपकी मदद करता है कौन? आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में फिलअप है, शामिल होते हैं डाटा, सूचना और एप्लीकेशन, सिस्टम और एप्लीकेशन, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, या इनमें से कोई नहीं। तो जब फ्रेंड्स आप बेसिक प्रोसेस जो होती है, अभी मैंने आपको बताया था, बेसिक जो फ्रेंड्स प्रोसेस होती है आपकी, इस बेसिक प्रोसेस में आईपीओ का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आईपीओ क्या है? आई से यहाँ पे मतलब है इनपुट, यानी जो भी चीज आप दर्ज करते हो, फिर कंप्यूटर आपका करता है प्रोसेस, यानी उस चीज डाटा को आपको रीड करता है, पढ़ता है कि आप क्या चाहते हो, उसके बाद आपको देता है वो आउटपुट यानी ये आपका डाटा आपको मिल चुका है। जैसे मान लीजिए मैंने कंप्यूटर में दर्ज किया 2 into 3, इस कंप्यूटर को, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा क्या है? इनपुट है। इस इनपुट को कंप्यूटर ने रीड किया और हमको निकाल के प्रोडक्ट जो दिया वो 6, वो हमारा आउटपुट है। तो बेसिक जो आपकी प्रोसेसिंग चक्र होती है वो आईपीओ साइकिल होती है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है क्या? माइक्रो प्रोसेसर ही कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं, या सॉफ्टवेयर कहते हैं? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो ज्यादा आपको कंफ्यूज होना नहीं है, बस आप इसको देख लीजिएगा, इसको माइक्रोचिप कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो माइक्रो प्रोसेसर में एक चिप लगी होती है, इस टाइप की चिप होती है आपकी, ऐसे ऐसे करके इसमें बने होते हैं आपके नोट्स, ये ऐसे डॉट बने होते हैं इसमें, तो इस चिप को हम लोग फ्रेंड अपनी माइक्रोचिप कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, माइक्रोचिप ये आपकी मदरबोर्ड पे लगी होती है। किस पे लगी होती है? मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड आपका किसमें लगा होता है? आपके सीपीयू में। और इसीलिए सीपीयू को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है कहां? रैंडम एक्सेस मेमोरी में, ये रैम में होती है, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में होती है, सीपीयू यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है, या मेमोरी में होती है? तो फ्रेंड आप सबको पता होगा प्रोसेसिंग की जो साइकिल है वो मस्तिष्क में ही होगी, है ना, ब्रेन में ही होगी। और कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोला जाता है? वो आपका सीपीयू को बोला जाता है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सीपीयू हो जाएगा। रैम आपकी और रैम ये दोनों आपकी मेमोरी है कंप्यूटर की, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम गणना यंत्र है? यानी गणना करने का जब सबसे पहला यंत्र था वो कौन था? कैलकुलेटर था, घड़ी था, अबैकस था, या डिफरेंस था? तो गणना करने का जो सबसे पहला यंत्र था फ्रेंड्स वो अबैकस था। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चों को इतना बड़ा चौकटा दिया जाता है, तो चौकटे में ऐसा करके डंडी बनी होती है, इन डंडियों में आपकी बॉल पड़ी होती है, ऐसे करके आपकी ये बॉलें पड़ी होती है, यहाँ पे ऐसे करके बॉलें पड़ी होती हैं। इन बॉलों से ही क्या किया जाता है? बच्चों को शुरुआती जोड़ घटाने सिखाए जाते हैं, शुरुआती जो जोड़ घटाने हैं वो सिखाए जाते हैं। इसका जहां आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अबेकस का जो आविष्कार हुआ है वो चीन में हुआ है। तो अबेकस आपका जो यंत्र है वो कैसा है? गणना यंत्र, अर्थात ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? गणित की शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम आता है? पैकमैन नामक एक कंप्यूटर बनाया गया था, जैसे आप लोगों ने सुना होगा मिनी कंप्यूटर, है ना फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा सुपर कंप्यूटर, आप लोगों ने सुना होगा आपका माइक्रो कंप्यूटर, आप लोगों ने सुना है लैपटॉप। तो ये सभी एक अलग अलग प्रकार के क्या है? कंप्यूटर डिजाइन है जो बनाए जाते हैं। उनमें से एक है आपका पैकमैन। वो किसके लिए है? पुस्तक प्रकाशन के लिए है, शेयर बाजार के लिए है, बैंक के लिए है, या
खेल के लिए। तो जो पैक-मैन आपके कंप्यूटर बनाया गया था फ्रेंड्स, ये आपके खेल के लिए यानी गेमिंग के लिए बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा। आजकल गेमिंग के तो बहुत अच्छे लैपटॉप आते हैं। आप अगर Asus का Gen Max Pro देखेंगे तो वो आपका इसीलिए ही बना ही है, गेमिंग करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो डी हो जाएगा, यानी गेमिंग करने के लिए आपको पैक-मैन कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन, जॉन मार्कली या इनमें से कोई नहीं? तो आपके जो ब्लेज पास्कल हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, इन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने ही आपके मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। पास्कल ने, ध्यान रखना, पास्कल ने पास होने के लिए, आप ऐसे समझ सकते हो, पास्कल ने पास होने के लिए कैलकुलेटर यूज किया था, है ना। बहुत कठिन मैथ का पेपर था, उसने पास होने के लिए, यानी अब जो पास में पास आ रहा, कल में कैलकुलेटर आ रहा, तो ये ध्यान रखना, पास्कल ने पास होने के लिए कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं इस क्वेश्चन में, आपको सीधे सीधे ये याद करना ही पड़ेगा। आकार के आधार पर कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा एक प्रकार नहीं है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या ऑप्टिकल कंप्यूटर? तो आप लोगों ने सब ये तीनों नाम तो सुने होंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आप लोगों ने सुना होगा, मिनी कंप्यूटर भी सुना होगा, माइक्रो कंप्यूटर सुना होगा, लेकिन आपने ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं सुना होगा। और ये आपका आकार के आधार पर किसी प्रकार का कंप्यूटर होता भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य रूप से निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? क्या वो इंटीग्रेटेड सर्किट है, क्या वो बॉल है, क्या वो वैक्यूम ट्यूब है, क्या वो ट्रांजिस्टर है? तो आप लोगों सबको फ्रेंड्स पता होगा, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो सन 1946 से लेके सन 1959 तक, माफ कीजिएगा, सन 1959 तक आपके वैक्यूम ट्यूब पर थे, है ना फ्रेंड्स। तो वैक्यूम ट्यूब पर थे। ये आपकी पहली पीढ़ी थी। ये आपकी कौन सी थी? पहली। फिर आती है आपकी दूसरी पीढ़ी, जो आपकी सन 1959 यानी 1959 से लेके 1965 तक चली। इस पे जो आपके कंप्यूटर थे ये ट्रांजिस्टर पे आधारित थे। यहाँ के जो कंप्यूटर थे फ्रेंड्स वो ट्रांजिस्टर पे थे। फिर आती है आपकी तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी जो फ्रेंड्स है वो आपकी 1965 से 1971 तक चलती है। ये आपके इंटीग्रेटेड सर्किट पे आपके यानी आईसी चिप पे आधारित कंप्यूटर थे। फिर आती है आपकी चौथी पीढ़ी। जो चौथी पीढ़ी फ्रेंड्स है वो 1971 से लेके 1980 तक चली है। इसमें जो आपके कंप्यूटर थे वो VLSI माइक्रो प्रोसेसर पे थे, यानी VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थे। इस समय जो फ्रेंड्स आपके 5th जनरेशन चल रही है ये आपकी 1980 के बाद से लेके अब तक, यानी टिल येट अभी तक ये चली रही है। और इस तरह का जो कंप्यूटर है वो ULSI माइक्रो प्रोसेसर पर आपके आधारित हैं। ध्यान रखिएगा, हमसे पूछा था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, तो पहली पीढ़ी के जो फ्रेंड्स कंप्यूटर थे वो आप सबको पता है वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। ये इंटीग्रेटेड सर्किट आपकी तीसरी पीढ़ी हो गया, ट्रांजिस्टर आपकी दूसरी पीढ़ी हो गया, वैक्यूम ट्यूब आपकी पहली पीढ़ी हो गया। बॉल नाम का कोई भी ऑप्शन आपका है ही नहीं। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, वैक्यूम ट्यूब। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण निम्न में से किसने किया था? क्या चार्ल्स बेबेज ने किया था, जी एकन ने किया था, एवा लेफ्लेस ने किया था, या डी उपरोक्त सभी ने किया था? तो जो एनालिटिकल इंजन है फ्रेंड्स, इसकी खोज आपके चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को आपके कंप्यूटर का जनक भी बोला जाता है। इस इंजन के बिना आपका कंप्यूटर चालू होने वाला नहीं था। तो ये फ्रेंड ध्यान रखिएगा, एनालिटिकल इंजन की वजह से ही आपका कंप्यूटर का आविष्कार संभव हो पाया है। इसीलिए आपके चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? क्या चीन में हुआ, भारत में हुआ, मलेशिया में हुआ, अमेरिका में? अभी मैंने आपको बताया था गणित से संबंधित अबेकस आपकी जो खोज है इसकी चीन में हुई थी। आप में इसमें कोई भी ज्यादा लॉजिक लगाना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीडी का पूरा नाम क्या है? सिल्क डिस्क, कार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या कैच डिस्क? आप लोगों सबको पता होगा, कुछ फुल फॉर्म आपकी हमेशा पूछी जाती है। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी आपसे पूछा था, आपकी HTML की पूछी थी मैंने आपसे।
आप ध्यान रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी होती है। HTTP की पूछ दी जाती है आपसे, CD की पूछ दी जाती है, DVD की पूछ दी जाती है आपसे, बेसिक की पूछ दी जाती है, ATM की पूछ दी जाती है। तो ये आपको आनी ही आनी चाहिए। एक और आजकल ट्रेंड में चल रहा है डॉस की, तो डॉस की भी आपको ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए आपकी CD की पूछी है, तो CD का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड वो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। कमेंट बॉक्स में आप हमें ये सभी फुल फॉर्म पोस्ट करके बताइएगा, कोई एक भी फुल फॉर्म आपको जो पता हो, चाहे वो HTML की हो, चाहे HTTP की हो, चाहे CD की मैंने बता ही दिया आपको, चाहे DVD की हो, चाहे बेसिक की हो, चाहे ATM की हो, चाहे डॉस की हो, तो ये आपको आनी ही आनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुपर चिप को मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर चिप मिनी कंप्यूटर बन जाता है। सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है, यानी कितनी सुपर चिप को लगाने से आपका मिनी कंप्यूटर सुपर मिनी कंप्यूटर बदल जाएगा। तो 80,386 जब आप चिप्स लोगे, इन चिप्स मिनी चिप्स को आप जब लगा दोगे, आपका जो मिनी कंप्यूटर होगा, मिनी कंप्यूटर आपका चेंज हो जाएगा सुपर मिनी कंप्यूटर में। ध्यान रखिएगा, सुपर मिनी कंप्यूटर में आपका वो चेंज हो जाएगा। आप खुद देखें ना कितनी सारी चिप्स आप लगा दोगे, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है वो है iMac का एक प्रकार है कौन सा? मशीन है ये, नेटवर्क है, मॉडेम है या प्रोसेसर है? तो फ्रेंड आप सबको पता होगा iMac जो है ये एक प्रकार का मॉडेम है। मॉडेम मतलब जो आपको बाहरी दुनिया से जोड़ता है, यानी एक तरीके से आप इसको अपना इंटरनेट कह सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ, बुद्ध, अशोक या आर्यभट्ट? तो जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था उसका नाम था फ्रेंड्स सिद्धार्थ जी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है आपकी। बुद्ध तो कुछ है नहीं आपका। आर्यभट्ट जो है फ्रेंड्स ये आपका पहला उपग्रह था, यानी सैटेलाइट थी जो आपने अपने अंतरिक्ष में भेजी थी, लेकिन जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो A हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो फ्रेंड है वो है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? क्या 1978 में बना, 1986 में बना, 1982 में बना या 1976 में बना? तो विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर था फ्रेंड्स वो आपका सुपर कंप्यूटर कब बना है? तो ये आपका बना है 1976 में। लास्ट सेशन में मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में बताया था। आप मुझे इस पहले जो सुपर कंप्यूटर बना था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो बना था, उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो कौन सा कंप्यूटर है और किस कंट्री ने, यानी किस देश ने उस कंप्यूटर को बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारी स्क्रीन पे है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? यानी अपने पर्सनल यूज के लिए, जिसको हम लोग PC बोलते हैं, PC जिसको हम लोग बोलते हैं अपना पर्सनल कंप्यूटर, ने व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो सबको पता है जो आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, यानी छोटे से कुछ बड़े, जिसमें आपका एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर से सटा हुआ आपका CPU होता है, सामने आपके कीबोर्ड होता है और यहाँ पे एक आपका एक माउस होता है। ये सब आपके CPU से ऐसा करके कनेक्ट होते हैं। तो इस कंप्यूटर को हम लोग अपना माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर की श्रेणी में आपका आ जाएगा टैबलेट, है ना फ्रेंड्स? मिनी कंप्यूटर की श्रेणी में आ जाएगा आपका टैबलेट। टैबलेट भी आपके जो होते हैं वो एक प्रकार के मिनी कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर ये फ्रेंड्स अपने आकार में थोड़े से बड़े होते हैं और इनका जो मेन यूज होता है वो मौसम की जानकारी के लिए ही किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो A हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय या चतुर्थ? अभी मैंने इस पर पूरी चर्चा की थी, आपको इसके बारे में बताया था कि जो माइक्रो प्रोसेसर है इस समय एक आया है VLSI और एक है ULSI। VLSI माइक्रो प्रोसेसर एंड ULSI माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चौथी पीढ़ी के आपके शुरुआत में देखने को मिला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो D हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, भारत में निर्मित परम एक क्या है आपका, किस प्रकार का कंप्यूटर है? आप लोगों ने सुना होगा परम के बारे में। हाल ही अभी तो आपका गंगा फेमस है, तो ये सब आपके गंगा, परम, ये सब आपके सुपर कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा, ये सभी आपके क्या है? सुपर कंप्यूटर है। वर्ल्ड का जो इस समय सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है फ्रंटियर, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपके इस समय अमेरिका में है। यानी वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है फ्रेंड्स उसका नाम है फ्रंटियर और ये आपका अभी अमेरिका में है।
और सबसे पहला जो बनाया गया था वो 1976 में आपका बनाया गया था। ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर पदार्थ किसकी परत होती है, यानी जो आपकी चुंबकीय डिस्क होती है, मैग्नेटिक जो डिस्क होती है, इस मैग्नेटिक डिस्क पे किसकी परत चढ़ाई जाती है इसको सुरक्षित करने के लिए। तो इस पे जो आपके फ्रेंड जो परत चढ़ाई जाती है वो क्या आयरन ऑक्साइड की चढ़ाई जाती है, सोडियम पेरोक्साइड की चढ़ाई जाती है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड की चढ़ाई जाती है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड की चढ़ाई जाती है। तो इस पे जो आपकी परत चढ़ती है वो आपके आयरन ऑक्साइड की चढ़ाई जाती है। आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाने से चुंबकीय फ्रेंड्स आपकी जो होती है वो सुरक्षित रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, हरमन होलेरेथ या ब्लेज पास्कल। देखिए आपको अगर पता हो एनालिटिकल इंजन बनाने का चार्ल्स बेबेज को आपको कंप्यूटर का जनक कहते हैं। ब्लेज पास्कल ने आपके कैलकुलेटर को निर्मित किया था, कैलकुलेटर को आपके विकसित किया था किसने, आपके ब्लेज पास्कल ने। लेकिन जो आपके वॉन न्यूमैन है इनका बहुत बड़ा योगदान है कंप्यूटर को विकसित करने में। तो ये क्वेश्चन आपका फ्रेंड ध्यान रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को जनक तो बोला जाता है ना, लेकिन उस कंप्यूटर को बहुत अच्छी डिवाइस, काम करने की जो डिवाइस बनाई थी वो वॉन न्यूमैन ने बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम पंच कार्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, कि ब्लेज पास्कल ने किया था, हार्वर्ड एल्केन ने किया था, जॉन मार्कले ने किया था, या जोसेफ मैरी ने किया था। तो जो सबसे पहले आपका पंच कार्ड है इसका प्रयोग आपके जोसेफ मैरी ने किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस ध्यान रखिएगा पंच कार्ड आपके जोसेफ मैरी ने किया था। अब देखिए लिखा ना यहाँ पे कार्ड, अब आप उसको रिलेट कर सकते हो, यहाँ पे लिखा मैरी, मैरी मतलब क्या होता है, शादी, और जब किसी की शादी होती है तो वहां पे क्या आता है आपका कार्ड आता है, क्या आता है फ्रेंड्स, कार्ड आता है ना। तो शादी के लिए क्या आया है, कार्ड आया, मैरी के लिए कार्ड। तो पंच कार्ड किसने बनाया, आपका जोसेफ मैरी ने। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं। तो जो सुपर मिनी कंप्यूटर जो मैंने आपको बताया था 80,386 चिप्स जब आपकी लगाई जाती हैं तो एक मिनी कंप्यूटर आपका सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। इसमें एक सेकंड में लगभग 5 लाख यानी 5 लाख जो आपकी संक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं, वो की जा सकती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी जो आईसी चिप की जो बात हो रही है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, चार्ल्स बेबेज, रॉबर्ट नायक, जेएस किल्बी या सीवी रमन। तो इंटीग्रेटेड जो चिप्स थी फ्रेंड उनका विकास किया था जेएस किल्बी ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी, जो किल्बी जो है इन्होंने इंटीग्रेटेड चिप्स का विकास किया था। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, चिप भी में आपका तो सर्किट में सी आ रहा है, और आपका किल्बी जो किल है सर्किट, आप लोगों ने अगर आप पिक्चर देखी हो मुन्ना भाई वाले में, जो सर्किट था वो सबको मारने के लिए घुमा करता था, यानी जिसको मिल जाए उसको किल कर दे। तो किल्बी से सर्किट आप ध्यान कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए प्रयोग की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है, ड्रैगिंग है, ड्रॉपिंग है, राइट क्लिकिंग है, या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पता होगा कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी में एक्सेस करना है, उसको चलाना है, तो पहले आपको राइट क्लिक करनी पड़ेगी। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो तो वो पूरा एक पॉपअप मेन्यू खुल के आ जाता है। कभी विंडो पे करके देखिएगा, राइट क्लिक करने से आपका पूरा एक पॉपअप मेन्यू जो होता है वो पॉपअप मेन्यू खुल के आ जाता है। इसी को हम लोग अपनी राइट क्लिकिंग कहते हैं। लेकिन जो 80% कंप्यूटर का यूज होता है फ्रेंड्स वो आपका लेफ्ट क्लिक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो 80% यूज करते हैं हम लोग वो लेफ्ट क्लिक होता है। आगे बढ़ाते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का उपकरण है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है, या स्कैनर है। स्कैनर है। आपका जो डॉट मैट्रिक्स है ये आपका एक प्रकार का प्रिंटर है। प्रिंटर आप लोगों को पता होगा, एक होता है आपका लेजर प्रिंटर, एक होता है आपका इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर फास्ट प्रिंटर होते हैं और इंकजेट थोड़ा उसके मुकाबले स्लो होते हैं, ठीक है। तो जो आपका डॉट मैट्रिक्स है ये एक प्रकार का आपका प्रिंटर होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका,
टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ में जाने के लिए निम्न में से किस कुंजी को दबाया जाता है? एंटर को दबाया जाता है, पेज अप को दबाया जाता है, होम को दबाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो टेक्स्ट की प्रारंभ की पंक्ति में जाने के लिए आपको होम बटन यानी जो आपकी होम कुंजी है उसको क्लिक करना पड़ता है और आप टेक्स्ट की प्रारंभिक कुंजी में आपको पहुंचने में सहायता मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस मैंने बताया ना आपको, जो आप इनपुट देते हो अपने कंप्यूटर में, आईपीओ साइकिल में जो आप इनपुट करते हो, जैसे मैं अभी जो लिख रहा हूं ये मेरा इनपुट है और आप जो देख रहे हो वो आपका आउटपुट है, यानी मेरा लिखना और आपका देखना, यानी जो आप देख रहे हो वो आपकी दोनों चीजें इनपुट और आउटपुट के अंतर्गत आती हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है, आप अभी जो देख रहे हो वो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो और देख रहे हो वो आउटपुट है, इसलिए जो मॉनिटर है आपका वो एक आउटपुट डिवाइस है। अगर आप बात करेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, तो आपको सबको पता होगा इनपुट डिवाइस में जैसे आपका माउस है ये इनपुट देने का काम होता है, आपका कीबोर्ड है ये भी इनपुट देने का काम होता है, ठीक है फ्रेंड। और आपका क्या कहते हैं जिससे कि जॉयस्टिक जिससे हम लोग गेम खेलते हैं उसकी बात हो रही है, वो भी एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर ये भी एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस। लेकिन अगर आप भाई बात करेंगे अपने आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे आपका कंप्यूटर का स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, तो ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेटर द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? क्या सीपीयू पे दिखते हैं, क्या एलयू पे दिखते हैं, क्या आईबीएम पे दिखते हैं, क्या वीडियो पे दिखते हैं? तो फ्रेंड्स मॉनिटर पे जो आप कार्य देखते हो, मॉनिटर का जो कंप्यूटर के भाषा में नाम है उसका नाम है वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो मॉनिटर का जो ओरिजिनल नाम है वो ध्यान रखिएगा, वीडियो है। इसी पे आप जो स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हो जिसको हम लोग अपनी डिस्प्ले बोलते हैं, तो इसका पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था, आपको प्रिंटर जो है फ्रेंड वो दो प्रकार के होते हैं, इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, विशेषता देने का प्रिंटर के 2 टाइप्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कीबोर्ड में एरो के कितने बटन होते हैं? ये तो इजी क्वेश्चन है कि लेकिन पूछ दिया जाता है कि कंप्यूटर में कितनी प्रकार की बटनें होती हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है एरो बटन कितनी होती हैं? 4 होती हैं, 2 होती हैं, 5 होती हैं या 3 होती हैं? तो फ्रेंड्स एक आपकी होती है लेफ्ट एरो, एक होती है आपकी राइट एरो, एक होता है आपका अप एरो और एक होता है फ्रेंड्स आपका डाउन एरो। तो कितनी हो गई टोटल? 4 बटनें आपकी एरो की देखने को मिलती हैं। वहीं अगर फंक्शन की पूछी जाए तो फंक्शन की 12 बटनें होती हैं। 2 बटन में फ्रेंड्स आपके एंटर की होती हैं, 2 बटन एंटर होती हैं। शिफ्ट की अगर बात करोगे तो शिफ्ट भी आपकी 2 बटन होती हैं। अगर आप कंट्रोल की बात करोगे तो कंट्रोल की भी आपकी 2 बटन होती हैं। लेकिन अगर आप टैब की बात करोगे तो टैब एक होता है आपका, बैक स्पेस एक होता है, डिलीट की एक बटन होती है ना, न्यूमेरिकल की 1 to 9 बटन होती हैं आपकी। तो इसमें आपको विभिन्न प्रकार की बटनें देखने को मिलती हैं। तो आपका एक जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें आपको 110 जो की है वो देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे एरो की आपकी कितनी हो गई? 4। मैंने आपको बता भी दी है, राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो एंड डाउन एरो। आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन है, निम्न में से कौन माउस की तरह कार्य करता है? स्कैनर, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल या आइकन? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ट्रैक बॉल। जो आपका ट्रैक बॉल होता है वो बिल्कुल माउस की तरह आपका कार्य करता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस आप ऐसा ध्यान रखिएगा। माउस को अगर आपके पास माउस नहीं है, अगर आपके पास ट्रैक बॉल है, तो जो ट्रैक बॉल होती है गोल गोल जो होती है आपकी, वो आपकी माउस के बटन के जैसा आपकी कार्य किया करती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? थर्मल प्रिंटर है, जेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है या इनमें से कोई नहीं? अभी मैंने फ्रेंड्स आपको प्रिंटर के प्रकार बताए थे, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इंक जेट, एक होता है इंक जेट, एक होता है आपका लेजर। तो जो लेजर प्रिंटर होते हैं वो फास्ट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। अगर आप प्रिंटर लेने जा रहे हो तो आप लेजर प्रिंटर की डिमांड शॉपकीपर से करिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं।
आज का अंतिम प्रश्न हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब बिना करे मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बेस्ट कंटेंट इससे बेहतर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो एलसीडी का पूरा जो नाम है, क्या लीड क्रिस्टल डिवाइस है, क्या लाइट सेंट्रल डिवाइस है, क्या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ये लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले है। तो एलसीडी का जो फ्रेंड्स पूरा नाम है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी। एक हम लोगों से एलईडी भी पूछा जाता है, तो एलईडी का भी आप ध्यान रखिएगा, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका एलईडी का फुल फॉर्म होता है। और मैंने कुछ फुल फॉर्म आपको होमवर्क में दी है, तो आप उन्हें भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारे टॉप 50 क्वेश्चन जो थे वो हमारे कंप्यूटर के बेस थे। ये आपके चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी का कोई एग्जाम हो, या फिर आप बात करते हैं चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, तो इन एग्जामों में आपको ये देखने को मिलते हैं। तो आप यूपी का जो यूपी पीसीएल देने जा रहे हो तो वहां पे आपको 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं 50 क्वेश्चन को मैंने आपको साथ साझा किया है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।